नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। इसके साथ ही आज पीएम मोदी किसानों के बारे में लोकसभा में बोल सकते हैं। पीएम मोदी के भाषण के दौरान लोकसभा में हंगामे के भी आसार हैं। पीएम मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी बजट पर अपना भाषण दे सकते हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया था, राज्यसभा में संबोधित कर रहे थे। आज लोकसभा में विपक्ष के सवालों के जवाब पीएम मोदी देंगे। आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक होगी। दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर भी सरकार रणनीति बना सकती है। आज दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। किसान आंदोलन को लेकर सरकार इस पर पहले बातचीत करेगी। वर्चुअली ये बैठक होगी जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्री जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। ये कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी सहमति नहीं दी है, इसलिए छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। शिक्षा मंत्री का कहना है कि मामला छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है और कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की सहमति के बिना स्कूल नहीं खोले जाएंगे। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में फसल मुआवजे की न्यूनतम राशि तय की गई, जिसके तहत अब किसानों को नुकसान होने पर कम से कम 5,000 रुपये मुआवजे के तौर पर मिलेगा। जंगली जानवर के नुकसान पहुंचाने पर भी मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा राजस्व पुस्तिका के नियम में भी संशोधन किया गया है। वहीं धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। हमारी बैठक थी, उसमें बहुत सारे जनहितैषी निर्णय लिए गए। राजस्व पुस्तिका में वो परिवर्तन जिससे सीधे सीधे किसानों को फायदा मिले, वो निर्णय लिए गए हैं। अब कितना भी कम मुआवजा होगा, कितना भी कम नुकसान होगा, कम से कम 5,000 रुपये का मुआवजा जरूर दिया जाएगा। उसके साथ ही SDRF को भी हमारे राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, तो उसको भी जो हमारा कोरोना के समय जो नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए SDRF फंड के का जो फंड है उसको उपयोग करने का भी प्रावधान अब किया जाएगा। हम सबके लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र विधेयक हमने कानून बनाया है और उस कानून को इस मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। अगली विधानसभा में उसको हम पारित करेंगे। एमपी में मार्च अप्रैल में नगरीय निकाय चुनाव संभावित हैं। राज्य सरकार ने भी इन चुनावों की पूरी तैयारी कर ली है। जिलों के परिसीमन और आरक्षण की कार्रवाई पूरी करके निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की घोषणा करेगा। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि 4 सालों से इंदौर देश में सफाई के मामले में पहले नंबर पर आ रहा है। यह एमपी के लिए गर्व की बात है। हमारी कोशिश होगी कि इस बार भी एमपी के शहर पहले नंबर पर आए। राज्य सरकार के स्तर पर सारी कार्रवाई पूर्ण करके आरक्षण परिसीमन जो भी था सारा कार्य पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार ने भेज दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग अब जल्दी चुनाव कराएगा।
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अपने परिवार के साथ नर्मदा परिक्रमा पर है। नर्मदा परिक्रमा के 5वें दिन कमल पटेल रेहटी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और शाल श्रीफल भेंट किए। परिक्रमा में कमल पटेल की पत्नी, उनके बेटा बहू और नाती पोते भी साथ में हैं उनके। कमल पटेल का कहना है कि वो किसानों और प्रदेश की खुशहाली के लिए मां नर्मदा की यात्रा कर रहे हैं। है जी, सब सुखी हो जी, सब स्वस्थ हो और मध्य प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि मध्य प्रदेश को हमको आत्मनिर्भर बनाना, इसको पूरा करें माँ। और हमें जो जिम्मेदारी मिली है कृषि मंत्री की, किसानों की समस्याओं का निराकरण कर सकें, ऐसी शक्ति दे। मध्य प्रदेश में कसम पर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को नकार दिया है। देखिए रिपोर्ट। कुरान की कसम खाकर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, नर्मदा मैया की कसम खाकर कहती हूं, दोनों को हम भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले इंदौर कांग्रेस के इन वायरल वीडियो से सियासी घमासान शुरू हो गया है। वीडियो में इंदौर नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते दिखाई दे रहे हैं। और पार्षद की टिकट जिसको भी मिलेगी। उन्होंने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को कुरान की शपथ दिलाई, फिर हिंदू कार्यकर्ताओं को गंगा मैया और नर्मदा जी की शपथ दिलाई। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी इसकी अपने तरीके से व्याख्या भी कर रही है। ये कौन सा मूवमेंट खड़ा कर रहे हो? क्या इस्लामिक मूवमेंट चलेगा देश के अंदर? कुरान की कसम, कुरान पे हाथ रखकर कसम खाओगे कि हम एक रहेंगे? ये देश में यहाँ की राजनीति क्या इस्लामिक मूवमेंट पे चलाओगे? कुरान की कांग्रेस हो गई क्या? सही मायने में तो इस्लाम में कुरान की कसम ही अलाउ नहीं है, वो उसको नहीं ले सकते। तो ये तो केवल मुसलमानों का और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया है कांग्रेस के नेता ने, और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और इससे एक संदेश और जाता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने अपने वास्तविक चरित्र को उजागर किया, क्योंकि जिस प्रकार से तुष्टीकरण करके आज़ादी के बाद से आज तक देश को टुकड़े टुकड़े करने का उनका प्रयत्न जारी है, वो अपनी ऐसी देशद्रोही हकीकतों से बाज नहीं आते, और वो ही संपूर्ण समाज के सामने है। उधर सियासी बवाल खड़ा होने के बाद विनय बाकलीवाल बैकफुट पर दिखे। पहले उन्होंने शपथ और कसम खिलाने जैसी बातों से इनकार किया और बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में उन्होंने शपथ दिलाने की बात स्वीकार की। सत्य है, ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी, पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूँगा। हम सब जितने प्रत्याशी थे सबको एक करने का हम प्रयास कर रहे हैं, सब शपथ ले रहे हैं। क्या ये नहीं करते हैं? राम मंदिर की कसम राम की कसम खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ये तुष्टीकरण की बात करें, जब भी चुनाव आते हैं तो इनको हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा कराने का ये प्रयास करते हैं। हमेशा इनका एक मकसद ये रहता है कि चुनाव को कैसे भी कर दो भागों में बांटा जाए। दूसरी तरफ पूरे विवाद पर कांग्रेस ने भी बयान जारी किया और इस मुद्दे को तूल देने पर बीजेपी पर पलटवार भी किया। अलग अलग रखने का काम किया, कभी धर्म को राजनीति में लाने का काम नहीं किया, कभी राजनीति के लिए जो वोट मांगने होते हैं वो धर्म के नाम पे मांगने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, और भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो ऐसी रीति और नीति। चुनाव में मुद्दों से बमबारी हर राजनीतिक दल करता है, यही बीजेपी कर रही है और कांग्रेस भी करती रही है। सवाल यही है कि कांग्रेस ने इस तरह से कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाने का कोई एजेंडा सेट किया है तो डंके की चोट पर बताना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो दूध से जली कांग्रेस क्या अब छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है? क्या कांग्रेस अब भी पार्टी में भगदड़ के डर से उबर नहीं पाई है?
बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस ने नई तैयारी शुरू की है। देश भर में कांग्रेस 5 लाख साइबर योद्धाओं की सेना तैयार करने की रणनीति पर बढ़ रही है। कांग्रेस का यह प्लान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है। अभिनव बरौलिया को ज्वाइंट सोशल मीडिया कैंपेन का मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 60,000 सोशल वॉरियर्स तैनात करने की तैयारी में है। इस अभियान का मुख्य मकसद युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। इसमें मिस्ड कॉल और वेबसाइट के जरिए युवाओं को जोड़ा जा रहा है। यह अभियान सोशल मीडिया वॉरियर्स बने नाम से चल रहा है। कांग्रेस ने अभियान से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इंदौर कांग्रेस नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का गंगा मैया और मां नर्मदा की शपथ दिलाते हुए एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को नगरीय निकाय चुनाव में जीत दिलाने के लिए कसम दिलाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले बाकलीवाल का कुरान की कसम दिलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। महाकाल के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। उज्जैन में महाकाल मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शिवरात्रि के बाद से श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भू अर्जन के लिए भी तैयारी पूरी कर ली है। जितने भी मीटर का चौड़ीकरण होना है उन सभी को मुआवजा देकर उनसे जमीन अधिग्रहण की जाएगी। खबर इंदौर से, जहां बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार के मामले में नगर निगम की जांच रिपोर्ट में 6 और मस्टर कर्मी दोषी करार दिए गए हैं। मामले में किसी भी बड़े अधिकारी को अब तक दोषी नहीं पाया गया। अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य ने निगम आयुक्त को जांच रिपोर्ट सौंप दी है और सभी 6 मस्टर कर्मियों की अब सेवाएं समाप्त की जाएंगी। जांच में उपायुक्त प्रताप सोलंकी को भी दोषी पाया गया है। प्रताप सोलंकी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। प्रताप सोलंकी के खिलाफ अब विभागीय जांच चलेगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने माफिया के छक्के छुड़ा दिए हैं। माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मुखिया भी लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं। जनवरी में भी प्रशासन ने माफियाओं पर शिकंजा कसा। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें बताती हैं कि एमपी में माफिया राज पर लगाम लगाने के लिए सरकार का संकल्प किस तरह जमीन पर काम कर रहा है। शिवराज सरकार में गुंडागर्दी को जमींदोज किया जा रहा है। गुंडागर्दी ही नहीं, मिलावटखोरी से लेकर शराब माफिया तक शिकंजा कस दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ जनवरी की बात करें तो 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई। प्रदेश में गुंडों की खैर नहीं, 695 गुंडों पर अब तक कार्रवाई की गई। इस दौरान गुंडों से जुड़े 137 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए। वहीं इन गुंडों से 13 करोड़ 94 लाख की जमीन मुक्त कराई गई। वहीं अवैध रेत मामले में 461 FIR दर्ज की गई। इसमें अच्छा काम करने वाले जिले जबलपुर, सागर, छतरपुर, उज्जैन, शहडोल, बड़वानी और दमोह हैं, जहां प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई में भी कोताही नहीं बरती है। यही नहीं, अवैध कामों में लिप्त लोगों की संपत्ति भी कुर्क की जा रही है, ताकि वो दोबारा आम जनता की गाढ़ी कमाई पर अपनी नजर टेढ़ी न कर सकें। एक नजर गुंडों की कुर्क संपत्ति पर। मंदसौर में 37 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं सिंगरौली में यह आंकड़ा 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं बड़वानी में भी 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई, तो उज्जैन में यह आंकड़ा 7 करोड़ 75 लाख रुपए तक पहुंचा। छतरपुर में भी कार्रवाई हुई, 3 करोड़ 46 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई, तो देवास में 3 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति पर सरकार ने कुर्की कराई। अलीराजपुर में यह आंकड़ा 3 करोड़ 16 लाख रुपए तक रहा। मिलावटखोरों को भी सबक सिखाने में सरकार पीछे नहीं है। शिकायत मिलने पर प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर रहा है। मिलावटखोरों पर हुई कार्रवाई पर नजर डालें तो अब तक 204 मिलावटखोरों पर FIR दर्ज की गई। 28 ऐसे मिलावटखोर हैं
जिन पर एनएसए की कार्रवाई भी हुई। इस दौरान 94 खाद्य प्रतिष्ठान सील कर दिए गए, जबकि 8 के लाइसेंस रद्द किए गए। वहीं प्रशासन ने 6 अवैध फैक्ट्रियां भी तोड़ दी। इधर राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर भी कार्रवाई लगातार की गई। राशन में गड़बड़ी करने वालों में 137 लोगों पर मामले दर्ज किए गए, जबकि 7 करोड़ 99 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई। प्रदेश में जहरीली शराब परोसने और शराब का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ भी प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक करीब 7 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए 12,729 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 38,936 लीटर देशी शराब जब्त की गई, तो 19,495 लीटर विदेशी शराब भी जब्त हुई। वहीं 35,305 लीटर कच्ची शराब भी जब्त हुई। इस दौरान 12,387 लोगों की गिरफ्तारी की गई और अवैध कामों में लगे 232 वाहनों को जब्त किया गया। प्रदेश में यूरिया खाद के अवैध भंडारण के साथ ही अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई। इसमें कालाबाजारी पर नकेल कसने के तहत 7,823 मामले दर्ज किए गए। 507 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निलंबित कर दिए गए, तो वहीं 170 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निरस्त ही कर दिए गए। 26 जिलों में कार्रवाई के दौरान 67 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि अवैध परिवहन करने वाले 11 वाहन भी जब्त किए गए। मिशन मुस्कान के तहत कई घरों में मुस्कान भी लौटी है। सरकार ने जनवरी में 2044 अपहृत लड़कियों को ढूंढ निकाला। कुछ शहरों में प्रशासन ने सराहनीय काम भी किया। मिशन मुस्कान के तहत इंदौर में अपहृत 175 मामलों में लड़कियों को ढूंढ लिया गया। सागर में यह आंकड़ा 144 है, जबकि धार में अपहृत हुई 115 लड़कियों को वापस ले आया गया। रीवा में यह आंकड़ा 107 है, जबकि छतरपुर में 102 लड़कियों को अपराधियों के चंगुल से बचाया गया। माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई करने के साथ ही चिटफंड कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यहां तक कि कुर्की की कार्रवाई करने के बाद निवेशकों पर उनकी राशि भी वापस लौटाई गई। निवेशित राशि वापस कराने वाले शीर्ष जिलों की बात करें तो इनमें सिवनी सबसे ऊपर है। इनके बाद छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर और इंदौर शहर शामिल हैं, जहां चिटफंड माफियाओं पर कार्रवाई की गई। शिवराज सरकार के सख्त एक्शन से अब मध्य प्रदेश में अपराध करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही अधिकारी भी अलर्ट हैं, क्योंकि सीएम किसी भी हालत में गलती को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने माफियाओं के छक्के छुड़ा दिए हैं। माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मुखिया भी लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं। जनवरी में भी प्रशासन ने माफियाओं पर शिकंजा कसा। इधर खबर इनकम टैक्स को करोड़ रुपए के टैक्स चोरी की मिली थी, जहां मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग घोटाले में आरोपी विंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन श्रीनिवास राजू और उसके सहयोगी सब इंस्पेक्टर आदित्य त्रिपाठी के भोपाल से 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापा मारा है। अफसरों की टीम मंगलवार को हैदराबाद से भोपाल पहुंची थी। भोपाल के अलावा हैदराबाद के 12 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। इधर इंदौर में बुजुर्गों से अमानवीयता के मामले में अभी भी लगातार कई पेश सामने आ रहे हैं। मस्टर कर्मी भी निलंबित हो चुके हैं, लेकिन ये मामला अभी शांत नहीं हुआ कि देपालपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बुजुर्गों को बस में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर इंदौर रवाना किया गया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग आंखों की जांच कराने आए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से ऑपरेशन के लिए इंदौर के चोइथराम अस्पताल भेजा गया। मंदसौर में लव जिहाद का पहला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत जिले में पहला मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल जिले की सुवासरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के चांदपुर से सुवासरा की 2 नाबालिग बच्चियों को छुड़वाया है।
दोनों को चांदपुर के ही 2 युवाओं ने नाम और धर्म बदलकर बहलाया और भगा कर ले गए। बता दें कि दोनों नाबालिग पड़ोसी हैं, जिन्हें चांदपुर के रहने वाले साहिल और इरफान ने अपने नाम विकास और आकाश बताकर इन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर यूपी ले गए, जहां दोनों नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। लड़कियों का बताना है इसमें कि सबसे पहले उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जो कि लड़की ने रॉन्ग नंबर बोलकर रख दिया था और लगातार कॉल आने पर लड़की उस नंबर पर बात करने लगी और उसके बाद में फिर वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लड़कों ने बातचीत करी और इस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेशन बढ़ाते गए और दोनों लड़कियों को अपनी बातों में लिया। 2 आरोपी अभी इसमें आए हैं, उसमें से एक आरोपी साहिल पिता अली हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी इरफान पिता छोटे खां चांदपुर बिजनौर का, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, अभी फरार है। आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी और हमारा संविधान भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है कानूनी रूप से, लेकिन जब कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं तो ये झूठ सा लगता है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है गुना राघवगढ़ के पास राजपुरा गांव से, जहां दबंगों का जुल्म बर्दाश्त कर रहे 10 बंधुआ मजदूर भागकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों के पास पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद तहसीलदार, टीआई और लेबर इंस्पेक्टर ने उनके बयान लिए। हमारे हाथ जलाए गए हैं, कढ़ाई में तेल में, गरम तेल में। बहुत ज़्यादा अन्याय और जब शोषण हुआ तो छुपके छुपा के मेरे पास आए, तो कल ही हमने उनके आवेदन बना के माननीय एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार जी के समक्ष हमने कल जाके पेश किया है। आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरी अच्छी तरह से उनकी छानबीन करके उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। मुझे विश्वास है कि आज उनके मुक्ति प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे और उनका पुनर्वास होगा। सही माने में आज उनको आज़ादी मिलेगी। 1947 की आज़ादी के बाद अभी तक वो बंधक थे और अब वो पूरी तरह आज स्वतंत्र हो जाएंगे। इधर होशंगाबाद में सोमवार के दिन स्ट्रीट डॉग ने जमकर आतंक मचाया। एक ही दिन में स्ट्रीट डॉग ने 12 बच्चों को अपना निशाना बनाया। वहीं बात करें पिछले 1 महीने की, तो करीब 50 लोगों पर स्ट्रीट डॉग हमला कर चुके हैं। स्ट्रीट डॉग का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वहीं नगर पालिका के अधिकारी खुद को बेबस बता रहे हैं। नगर पालिका के पास ना तो डॉग पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स हैं और ना ही डॉग पकड़ने के संसाधन। हालांकि कुछ कर्मचारियों को तैनात जरूर किया है। मैं कल खड़ा था, मैं मिट्टी से खेल रहा था, मेरे हाथ में एक पॉलीथिन थी, मैं मिट्टी भर रहा था। उसी टाइम में कुत्ता आया, मैंने उसको एक पत्थर दिखाया, मुझे देख रहा, थोड़ी दूर गया और फिर मैंने फिर से एक पत्थर मारा, तो फिर वो मेरे पास आया। फिर मैंने पॉलीथिन फेंकने की कोशिश की, मिट्टी गिरी सिर्फ और पॉलीथिन मेरे हाथ में रह गई, फिर उसने आके मुझे काट लिया। हमने कई बार नगर पालिका को की है कि आवारा मवेशियों के कारण जैसे गाय हुई, गधे हुए, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी तहत ये कल जैसे कुत्तों के द्वारा काटा गया, बहुत आवारा कुत्ते शहर में हो गए। इन कुत्तों को पकड़ने के लिए हमने कई बार इनको आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो आवारा कुत्ते और जंगली सूअर हैं, इनके लिए जो हमारा ये वेटनरी विभाग है, उससे बात करके वैक्सीनेशन की कार्रवाई के लिए पत्र लिखे और निकट भविष्य में इसके लिए शासन के जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे, उसके संबंध में विधिवत प्लानिंग करके एक निविदा जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से बाहर से या तो पकड़ने वाली टीम को बुलाया जाएगा या फिर अपने स्तर पर जो भी निविदा जारी होंगे, एजेंसी उसको आउटसोर्सिंग के लिए हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, जिससे हम आवारा मवेशियों को नियंत्रण के साथ उस शहर को सुरक्षित। सागर के गोकुल ग्राम में गाय और बछड़ों को अंक विद्या सिखाई गई है। यहाँ की गाय इतनी ट्रेन है कि उनको नंबरों से बुलाया जाता है। जिस गाय का जो नंबर होता है वो आवाज़ लगाते ही सुनने लगती है। बता दें कि इस गोकुल ग्राम में 350 गाय और बछड़े हैं, जिनकी पहचान नंबरों से होती है। यहाँ गाय के बछड़ों को भी उनके जन्म के बाद धीरे धीरे ये विद्या सिखाई जाती है। इस गोकुल ग्राम के केयर टेकर अशोक सुबह शाम जब गाय के बछड़ों को आवाज़ देते हैं तो नंबर के हिसाब से वो बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आ जाते हैं। ये सिलसिला पिछले 14 सालों से जारी है। छोटे छोटे उनको अपन
थोड़ा निगाह फिरा करो उनका, फिर उनका नंबर बोलो, माँ का नंबर दिया जाता है उनको, माँ के नंबर से उनको बुलाते देते हैं। कम महीना 15 दिन हो जाते हैं। जैसे 35 नंबर है, 35 नंबर बुलाया उसको माँ के नंबर से, तो निकली माँ के नंबर से गेट के बाहर कर दी, वो अपनी माँ के पास चली जाएगी। दूसरा रहेगा लगाने वाला, वो वहाँ लगाते रहेगा। सागर में टिम्बर एंड चारकोल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हुए। चुनाव में वोटिंग के जरिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुने गए। कच्छ कड़वा पाटीदार समाज धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष दिनेश भाई पटेल, उपाध्यक्ष सुनील कुमार सूद, सचिव विजय भाई पटेल और कोषाध्यक्ष लखमसी भाई पटेल को बनाया गया। कार्य करूंगा